हम सभी चाहते हैं कि हम मार्स प्लैनेट हो या जुपिटर या सैटर्न या कोई भी अदर प्लैनेट हो, हम उस पर जा सके और घूम सके। पर हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम। एंड एज वी नो, टाइम इज एवरीथिंग एवरीथिंग। तो हमें भी मार्स पे जाने के लिए अप्रॉक्स 6 to 8 मंथ लग जाते हैं, विच इज़ वेरी मच। पर कोई हम लोग फ्यूचर में ऐसा ऑब्जेक्ट बना लें या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसकी हेल्प से हम वहाँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच जाएं, तो हम कुछ ही समय में अपना वहाँ पे कॉलोनी बसा सकते हैं, ह्यूमन रेस को बढ़ा सकते हैं। और अभी तक इस यूनिवर्स में लाइट से फास्ट कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं किया है, और ये करना की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर है, क्योंकि लाइट मीन्स फोटोन, और फोटोन की मास 0 होती है और इसका स्पीड अप्रॉक्स 2,997,092,458 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम चाहें भी किसी ऑब्जेक्ट को उतनी फास्ट ट्रेवल करवाने की, तो शायद हमें पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जितनी एनर्जी चाहिए होगी। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मैटर या ऑब्जेक्ट जो लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करते हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन के फॉर्म में हो या किसी भी मैटर के या किसी हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स के। और ये सब मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, तो आपको अगर ज़्यादा डिटेल में चाहिए या इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप YouTube पे अलग से इस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हैं। तो हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा फर्स्ट है एल्क्यूबर ड्राइव और वार्प ड्राइव। In 1994, Miguel Alcubierre came up with the idea, and the idea was that we all know nothing can travel faster than light till now in reality। और ये बात मिगेल सर भी जानते थे, पर वो एक ऐसा थ्योरी प्रपोज किए कि स्पेस टाइम बहुत फास्ट ट्रेवल करता है, लाइट से भी ज़्यादा। तो ऐसा हो कि हम किसी तरह एक ऐसा स्पेसशिप बनाने में कामयाब हो जो हमारे स्पेस टाइम या स्पेस को आगे से कॉन्ट्रैक्ट करे और पीछे से एक्सपैंड करे, जिससे हम लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं लाइट से फास्ट ट्रेवल कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता है, और अगर वो करेगा तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करेगा। पर मिगेल सर जो आइडिया लेके आए थे उससे कोई भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वायलेट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो किसी ऑब्जेक्ट को लाइट से फास्ट ट्रेवल नहीं करवा रहे थे, वो स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर रहे थे, क्योंकि स्पेस टाइम बहुत ही फास्ट ट्रेवल करता है। तो ये मत सोचना कि वो एक स्पेसशिप को बोल रहे हैं कि उतना फास्ट ट्रेवल करवाना, पर स्पेसशिप से कोई चीज़ अटैच हो जाए तो हम लोग उसको उतना फास्ट ट्रेवल करवा सकते हैं। और आगे से स्पेस टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करने से हमारा काफ़ी डिस्टेंस कम होगा, और पीछे से एक्सपैंड करने से हमारा स्पीड बढ़ेगा। एक सर्फिंग बोट की तरह जो हम लोग सर्फ करते हैं ना, सीज़ पे, ओशंस पे जो होता है, तो सेम वही है। आगे से हम लोग का डिस्टेंस छोटा हो जाएगा और पीछे से हम लोग को स्पीड मिलेगा। पर स्पेस टाइम बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इसको कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए हमें स्पेस की नेगेटिव एनर्जी चाहिए होगी। आप ऐसा बोल सकते हैं कि किसी तरह अगर हम स्पेस की डेंसिटी को वैक्यूम से भी ज़्यादा कम कर दें या नेगेटिव मास ढूंढ ले, मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसको मास नेगेटिव हो, तो हम स्पेस में या स्पेसशिप क्रिएट कर सकते हैं और लाइट से ज़्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं। पर कोई ऑब्जेक्ट का मास नेगेटिव में हो, आज तक तो ये हम नहीं कर सकते हैं। पर हम किसी तरह डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को मिला दें, एक डार्क फ्लूइड बनाएं, उसका यूज़ करें हम एक एनर्जी की तरह, तो शायद हम इसे पॉजिटिव मास होने के बाद भी लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करवा सकते हैं। अब सब सोच रहे होंगे फिर ये अभी तक बना क्यों नहीं। इसका रीज़न ये है कि नासा ने तो इस पर काम शुरू कर दिया है और इसका मॉडल भी बन चुका है, पर हमारे पास लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होने के कारण डार्क मैटर के बारे में हम कुछ भी नहीं जान सके, और ना ही उसे कैसे एनर्जी रिसीव करना है या उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं, लिटरली नथिंग। वैसे जो भी आइडियाज़ मिगेल सर के दिमाग में आया था वो एक मूवी से इंस्पायर हुए थे,
और वो मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी था, स्टार ट्रेक। पहले ये एक मूवी नहीं, एक टेलीविज़न सीरीज़ था बहुत पहले। पर मिगेल सर ने एक थ्योरी दिया था बस ये, और मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया था और प्रूव भी किया था। पर हैरोल्ड वाइट एक फिजिसिस्ट है जो कि इसे साइंस फिक्शन से बाहर निकाल के रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही है जो नासा के अंदर इस पे 2010 से काम कर रहे हैं। अब हम अपने सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, इस टॉपिक पे आगे भी लड़ाई होगा मुझे लगता है, मतलब डिबेट्स होंगे, और अभी भी होते हैं और पास्ट में भी हुए हुए हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। तो हमारा अब है क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये एक ऐसा फिजिकल फेनोमेना है जो तब अकर करता है जब दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स जनरेट, इंटरेक्ट और शेयर करें अप्रॉक्सीमेटली ऐसे तरीक़ा से जिससे क्वांटम स्टेट के पार्टिकल्स इंडिपेंडेंटली ना रह सकें, वो पास रहें या बहुत ही दूर। हम इसे ऐसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं, जब वो नीचे आता है तो कोई एक ही आता है, मतलब 1 2 6 में कोई एक ही आता है। पर क्वांटम इंटेंगलमेंट में वो सारे एक ही साथ प्रेजेंट रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे एक ही साथ प्रेजेंट रहेंगे। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता दूं, इसे सुपर पोजिशन कहा जाता है। एक ही टाइम में हर एक साइड पे प्रेजेंट होना या हर एक साइड का प्रेजेंट होना। अच्छा, हम आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए हम लोग दो बोतल ले लेते हैं, एक कोक और दूसरा माज़ा का। अब हम इस दोनों को एक बॉक्स में डाल दिए और उसके बाद इस दोनों को निकाल के अलग अलग कार्टून में डाल देते हैं या बॉक्स में डाल देते हैं। और अगर हम एक खोलेंगे तो हमें पता होगा दूसरे में क्या होगा, और इसमें ऐसा नहीं होता, मतलब क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों ही प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग बॉक्सेस में भी। मतलब रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर आप कुछ देर बाद देखेंगे तो वो माज़ा अगर जिसमें हम खोले थे वह कोक नहीं बन जाएगा, या उसको देखेंगे तो कोक नहीं बन जाएगा। पर क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा होता है। और रियलिटी में ऐसा नहीं होगा कि कुछ देर बाद खोलो तो इसमें से दूसरा निकले, पर क्वांटम इंटेंगलमेंट में ऐसा होता है। एक ही टाइम पर दोनों प्रेजेंट होता है। अगर आप एक कार्टून में खोलेंगे एक बार तो आपको माज़ा मिले तो हमें पता है दूसरे में कोक होगा, पर इसकी चांसेस है कि हम जब अगर दोबारा खोलेंगे तो इसमें कोक हो और दूसरे में माज़ा। पर ऐसा नहीं होगा कि एक में माज़ा रहे और दूसरे में भी माज़ा ही निकले। अगर एक में माज़ा हुआ तो दूसरे में कोक ही निकलेगा। और यहीं पे दो बहुत बड़े साइंटिस्ट का आइडिया टकराता है या डिबेट में लिया जाता है, आइंस्टाइन एंड नील बोर। और आज तक इतने साल बाद भी ये दोनों के आइडियाज़ पे साइंटिस्ट का दो ग्रुप बटा हुआ है, और इसी से रिलेटेड EPR पैराडॉक्स भी आता है, पर उसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। और हम अब अपने वापस टॉपिक के पास आ जाते हैं। अभी तक आप लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये लाइट से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कैसे करता है या इसमें रिलेशन क्या है। तो अब हम कोक को E पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बना देते हैं और माज़ा को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। और दोनों को एक एक बॉक्स में डालते हैं और बॉक्स का नाम A एंड B कर देते हैं। अब हमें पता है कि क्वांटम इंटेंगलमेंट में एक साथ दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब बॉक्स ए में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों होगा, और बॉक्स बी में भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों होगा। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से ज़्यादा फास्ट ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो अब हम एक बॉक्स को अपने पास रखेंगे और सेकेंड को एक लाइट ईयर दूर कर देते हैं। तो अब हम ए बॉक्स को खोलेंगे और अगर हमें इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव मिलता है इस बॉक्स में तो जाहिर सी बात है दूसरे में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलेगा, और अगर बॉक्स ए में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मिलता है तो दूसरे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहीं पे आ जाता है कि अगर वो एक लाइट ईयर दूर है तो
एग्जैक्ट कैसे सेम टाइम पे अपोजिट आया। मतलब अगर हम लाइट की स्पीड से अगर इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता तो उसको जाने में, उसको पोजीशन चेंज करने में अपना 1 साल लग जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तुरंत चेंज हुआ जैसे ही, मतलब 1 सेकेंड तक नहीं लगा, एकदम नथिंग। जैसे ही यहाँ पॉजिटिव अगर हम खोले तो वहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव अगर दिखा तो वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यही आइंस्टाइन बोले थे कि ये इन्फॉर्मेशन लोकली पहले ही प्रेजेंट होता है, बस हमें पता नहीं होता। और नील बोर बोले थे ये प्रेजेंट था अपने दोनों स्टेट में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दोनों बॉक्सेस में। और नील बोर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण अपने आप को या अपने बात को प्रूव नहीं कर पाए और 35 इयर्स तक यही चलता रहा। और उसके बाद बेल साइंटिस्ट आते हैं और नील बोर के टर्म को अपने इक्वेशन से समझाते हैं, जिसको बेल्स इनइक्वालिटी भी कहा जाता है। और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी अभी भी साइंटिस्ट लोग 2 पार्ट में बटे हुए हैं, कोई आइंस्टाइन को मानते हैं या कोई बेल्स की इनइक्वालिटीज़ को भी मानते हैं। तो अब हमें थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है द बिग बैंग इटसेल्फ। जब यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तो पूरा स्पेस एम्प्टी था या यूनिवर्स एम्प्टी था और बिग बैंग के बाद सब कुछ बना। पर ऐसा जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट या मैटर का स्पीड तभी बता सकते हैं, उसके लिए डिस्टेंस होना ज़रूरी है। पर स्पेस एम्प्टी था जब बिग बैंग हुआ तो उसका स्पीड नहीं जान सकते हम लोग। पर ह्यूमंस के क्रिएशन के बाद बहुत कुछ हुआ और हम लोग को पता चला कि ग्रेविटी के कारण सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारा यूनिवर्स का एंड होगा तो ऐसा ही होगा। पर कुछ साल बाद जब साइंटिस्ट लोग पता लगाएं तो खुद शॉक में थे और बार बार चेक किए अपने रिजल्ट को, पर एंड में वही आ रहा था। सबको लग रहा था कि स्पेस कॉन्ट्रैक्ट होगा, पर यहाँ उल्टा हो रहा था, स्पेस एक्सपैंड कर रहा था। और इसका पता रेडशिफ्ट से चलता है। तो इससे हमें पता चला कोई ऐसा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जो ग्रेविटी से ज़्यादा पावरफुल है और वो डार्क मैटर है और डार्क एनर्जी कह सकते हो, जो स्पेस में रह के लाइट से भी कई गुना ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करता है शायद। बिग बैंग इतना बड़ा हुआ था कि जहाँ एंडिंग है वहाँ तक जाने में लाइट को भी इतने साल लग जाए, शायद जब से यूनिवर्स बना है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कोई एंड नहीं है। तो फिर भी अगर लाइट को एंड ऑफ यूनिवर्स तक अगर हम मानते हैं जाना पड़े तो उसे जब से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है उससे भी ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब स्पेस में कुछ तो है जो स्पेस को लाइट से भी ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करवा रहा है या एक्सपैंड कर रहा है। तो अब अपने फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है टैकियंस हाइपोथेटिकल पार्टिकल। ये एक थ्योरी पार्टिकल है, मतलब थ्योरेटिकल पार्टिकल्स है। इसे गेरल्ड फिनबर्ग ने 1967 में इंट्रोड्यूस किया था, एक साइंस फिक्शन फिल्म से इंस्पायर होकर, जिसका नाम बीप है। अभी तक कोई भी ऐसा पार्टिकल किसी भी जगह में फाउंड नहीं हुआ है और ना ही ऑब्जर्व किया गया है। पर हम इस थ्योरी को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई पार्टिकल्स नहीं होता या फिर नहीं हुआ, क्योंकि फिनबर्ग ने इसे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग में प्रपोज किया था। मतलब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट नहीं करता है। अगर आने वाले टाइम में ये मिला तो हमेशा इसे फास्टर देन लाइट ही माना जाएगा। तो इससे कुछ प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए कि इसको हम अगर टैकियंस बुलाएंगे तो हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर्टीज़ होता है कि हम इसको कुछ बुला रहे हैं तो इसका कुछ तो प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। उसी तरह अगर इस आने वाले फ्यूचर में अगर हम लोग को कुछ पता चला तो उसका कुछ होगा प्रॉपर्टीज़, तो हम वही प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि इसका मास, प्रॉपर लेंथ और प्रॉपर लाइफ टाइम इमेजिनरी होगी। और सेकेंड ये है कि ये चेरेनकोव रेडिएशन रिलीज़ करेगा और इसकी जितनी एनर्जी कम होगी इसकी स्पीड उतनी बढ़ जाएगी, और जब इसकी एनर्जी 0 पे होगी तो इसकी स्पीड इन्फिनिटी होगी। और थर्ड रूल ये है कि हम इसे एनर्जी सप्लाई करके स्लो डाउन कर सकते हैं, पर इसका मिनिमम स्पीड ही लाइट की स्पीड जितना होगा। और अगर हम ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या टैकियंस अगर ढूंढने में फ्यूचर में अगर हम कामयाब होते हैं तो
हम इसे यूज़ कर सकते हैं पास्ट में अपना मैसेज पहुंचाएंगे या पहुंचाने में। पर ये थ्योरी बहुत ही गलत और बहुत कोई सही भी मानता है। जो गलत मानते हैं उनका कहना है कि अगर हम पास्ट में किसी तरह कांटेक्ट किए और किसी इंसिडेंट के कारण तुम्हारे या हमारे दादाजी को कोई पास्ट में तुम्हारे पापा के होने से पहले ही मार देता है, तो तुम्हारे पापा अगर नहीं हुए तो तुम भी नहीं होगे, और तुम नहीं होगे तो तुम पास्ट में फिर मैसेज कैसे भेजे। इसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स भी कहा जाता है, और इसलिए कुछ लोग इसे बिल्कुल भी डिनाई करते हैं। ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग थ्योरीज जो इसे सच मानते हैं वो कहते हैं कि हम जो पास्ट में मैसेज भेजेंगे वो एक पैरेलल यूनिवर्स में होगा या अदर टाइमलाइन में होगा, जिसका इफेक्ट तुम्हारे यूनिवर्स पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक हम ऐसे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स के बारे में बस थ्योरीज ही में पढ़े हैं, पर ऐसा कुछ सच नहीं जानते हम कि ये ऐसा एग्जिस्ट करता है। तो हमें सबसे लास्ट और मेरे फेवरेट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है वार्म होल्स। वार्म होल्स एक टेलीपोर्टेशन गेट जैसा है जो आपको बहुत ही दूर डिस्टेंस कुछ ही सेकेंड में पार करवा दे, वो भी आपके नॉर्मल स्पीड में। और ये आइडिया प्रेजेंट किया था जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। वो बोले थे कि एक टनल जैसा होगा कि स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करे एक वेरी स्मॉल टाइम में। फॉर एग्जांपल एक पेज को ले लेते हैं और उसका दोनों एंड को हम लोग पकड़ लेते हैं और हमें एक एंड से दूसरे एंड पे जाना है, तो कोई ऐसा टनल हो जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को होल्ड करने से हमें वहाँ पे तुरंत पहुँचा दे, या कोई ऐसा होल क्रिएट कर दे या कोई ऐसा टनल क्रिएट कर दे जिससे हम वहाँ पे शॉर्टकट रास्ता से जा सके और बहुत ही कम टाइम में। और साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसा मानते भी थे, पर अभी तक ऐसा रियलिटी में देखा या कहीं खोजा नहीं गया है। और मैंने ऊपर कहा था कि ये मेरा फेवरेट है, पर उसके साथ साथ ये पूरे दिए गए ऊपर में जितना भी मैंने समझाया उसमें सबसे ज़्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि वार्महोल बस दो जगह को ही नहीं जोड़ता है, वो स्पेस के साथ साथ टाइम को भी जोड़ता है और उसके साथ साथ पैरेलल और मल्टी यूनिवर्स को भी जोड़ता है। पर एक साइंटिस्ट है जो इस पे काम कर रहे हैं वार्महोल्स को बनाने के लिए। वो कहे थे कि वार्महोल्स को एक्सोटिक मैटर से बनाया जा सकता है, या कह लो कोई ऐसा मैटर जिसका मास पॉजिटिव हो पर प्रेशर नेगेटिव हो, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव प्रेशर क्या नेगेटिव एनर्जी ही नहीं ढूंढ पाए हैं, ना ही नेगेटिव ग्रेविटी। उन्होंने ये भी कहा था कि वार्महोल्स के अंदर एक्सोटिक मैटर के अलावा कोई भी चीज़ वार्महोल के अंदर जाएगा तो वार्महोल डिस्ट्रॉय हो सकता है। पर ये सब अभी भी थ्योरीज ही है। लेकिन मिकियो काकु जो अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं वो बोले हैं जो भी मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है वो बनाया जा सकता है, बस हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, करेक्शन के लिए कमेंट में सजेशन ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, बाय बाय।